Hello and welcome back. So now we will start from the interesting section of the Drug Act 1976, and that is the section 16 and the onwards, like the section 17 that is related to the drug inspectors. So now first of all, let's proceed toward the section 17 of the Drug Act 1976. क्योंकि ये जो sections है, this is extremely important because जो drugs की जो सारी, क्योंकि हमने जो है preamble of this act में बताया था कि ये drug actually manufacturing, storage, distribution, sale, import, export of the drugs, इसके हवाले से तो इसकी जो प्रॉपर जो है क्या ये जो इसके लिए जो regulations या rules गवर्नमेंट ने बनाए हैं क्या वो एट द लोअर लेवल, एट द सिटीजन लेवल ये एप्लीकेबल है या नहीं है, तो इसकी प्रॉपर चेकिंग कौन करता है? दी इज द ड्रग इंस्पेक्टर, और वो फिर सैंपल भेजता है किसको? द गवर्नमेंट एनालिस्ट को, और गवर्नमेंट एनालिस्ट फिर उसकी जो है एनालिसिस करता है कि इसमें ये एडल्ट्रेटेड है, सबस्टैंडर्ड है, मिसब्रांडेड है, काउंटरफीट है, और फिर इसके अकॉर्डिंग जो है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग या इस एक्ट के जो अंडर जितने रूल्स बने हैं उसके अंडर फिर एक डिसीजन लेनी पड़ती है, और उस बंदे के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी होती है. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द section 16 of this Drug Act 1976. Okay, what is the qualification of the government analyst and what should be its responsibility? So, section 16, government analyst. The federal government or the provincial government may, by notification in official gazettes, appoint such person as it think fit, having the prescribed qualification to the federal government analyst or the provincial government analyst for such areas in respect of such drugs or classes of drugs as may be specified in this notification. तो सिंपल मीन ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट्स है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो किसी भी बंदे को एज गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट कर सकता है, बट लेकिन वो एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन जो कि रूल्स में दी गई है, जो फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर और वुमेन एनालिस्ट के हवाले से जो डिफरेंट रूल्स है वो हम किसी और वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें ये है कि एटलीस्ट एक बंदा तब जो है वुमेन एनालिस्ट बन सकता है जब उसने डिग्री इन फार्मेसी की हो और उसके पास जो है एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस हो. सो एक बंदा जिसकी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है वो इज़ वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट बन सकता है एक स्पेसिफाइड एरियाज के लिए, और फिर भी एक स्पेसिफाइड ड्रग्स या क्लासेस ऑफ ड्रग्स की वो टेस्टिंग करेगा जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा इन दी नोटिफिकेशन. फिर फर्दर ये है कि प्रोवाइडेड देयर नो पर्सन हु हैज़ एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फिर ये है कि कोई भी बंदा एज गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट नहीं हो सकता, वो चाहे फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, अगर इसका कोई इंटरेस्ट है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सेल में. फिर फर्दर ये है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और अनदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट shall not be so appointed without the previous consent of that government. तो इसमें सिंपल ये है कि एक बंदा है वो आया फेडरल लेवल पर जो है कोई काम कर रहा है या प्रोविंशियल लेवल पर काम कर रहा है, तो वो एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट आप अपॉइंट तब नहीं कर सकते हैं जब आपने उस जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उससे आपने परमिशन नहीं ली हो. सो दिस वाज रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट एनालिस्ट के वो उसकी एटलीस्ट स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो एज अ फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट बन सकता है, और रिगार्डिंग स्पेसिफाइड क्लास ऑफ ड्रग या रिगार्डिंग दी सर्टेन ड्रग्स स्पेसिफाइड एरियाज के लिए, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेट्रा इन चीज़ों में जो है कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं हो. मीन किसी पार्टी या कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई कंपनी उसकी तरफ उसका मोटिव वगैरह नहीं होगा. फिर फर्दर ये है कि इंस्पेक्टर ऑफ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द ड्रग एक्ट 1976, that this is the section 17 and is also important for the MCQ's point of view. So 17 is regarding the inspectors. The federal government या provincial government सेम मैनर में जो है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी बंदे को एज इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है, वो चाहे फेडरल लेवल पर हो या प्रोविंशियल लेवल पर हो. इसकी प्रिस्क्राइब जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. इसमें फिर जो रूल्स है रिगार्डिंग दी इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट, इसके हवाले से उसमें ये है कि एक बंदा जिसने डिग्री इन फार्मेसी की हो और उसने फर्दर जो है ग्रेजुएशन के बाद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस उसके पास हो, तो वो एज अ गवर्नमेंट एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट हो सकता है फॉर दी प्रोविंशियल लेवल. प्रोविंशियल लेवल की 1 ईयर एक्सपीरियंस है, वाइल फॉर दी फेडरल लेवल
there is the requirement of the 10-year experience. सो वो मैंने अपॉइंट कर सकता है किसी भी बंदे को जिसकी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब हो उस पर पूरा उतरता हो इज अ फेडरल इंस्पेक्टर या द प्रोविंशियल इंस्पेक्टर स्पेसिफाइड लिमिट्स मीन स्पेसिफाइड एरिया के लिए सपोज किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं और ऑलमोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट होता है और इसके अलावा जो है उसका अगेन इसमें जिस तरह गवर्नमेंट एनालिस्ट है इसमें भी है कि उस इंस्पेक्टर का जो है किसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सेल वगैरह में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा मीन किसी पार्टी या किसी मैन्युफैक्चरर किसी कंपनी वगैरह की तरफ उसकी जो रुझान है या उसकी जी वो चीज़ें जो है वो इंस्पेक्टर की एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए फिर provided further that a person serving under the federal government or another provincial government should not be so appointed. So it is also the same that अगर कोई बंदा है वो फेडरल लेवल पर काम कर रहा है सपोज एक फेडरल लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पर एक बंदा है जो कि इस हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है और नो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू upgrade such person to the level of the inspector तो ज़रूरी ये है कि वो उस जो कंसर्न गवर्नमेंट है वो चाहे सेंट्रल हो या प्रोविंशियल हो उससे परमिशन ले लें विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ सच गवर्नमेंट सो इन शॉर्ट अगर हम बता दें जो कि कोई भी बंदा जो है वो एज इंस्पेक्टर बन सकता है अगर उसकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स है मीन सेंट्रल के लिए 10 ईयर एक्सपीरियंस और फेडरल के और प्रोविंशियल के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस हो उसने डील इन फार्मेसी की हो वो एक स्पेसिफाइड लिमिट के लिए अपॉइंट होगा और इसकी जो है किसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और फिर जो है रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी इसकी अपॉइंट के लिए अगर वो ऑलरेडी वहाँ उस गवर्नमेंट में जो है सर्व कर रहा है पहले से And then section 18 is most important. This is regarding the power of the inspectors. So subsection 1 में फिर ये है कि इंस्पेक्टर की पावर क्या है कि everyone is quite interested in the post of the inspector by the way. And so now let's proceed that what is the power of the inspector, why the people are so interested in becoming the inspector in Pakistan, especially at the federal level or the provincial levels. What are the power of the inspectors? So the subsection 1 says they are subject to the provision of section 19 and of any rule made in this behalf. An inspector may within the local limit for which he is appointed and in any other area while the with the permission of the licensing authority. तो सबसेक्शन 1 में फिर ये है कि जो सेक्शन 19 में जो प्रोविजन दी गई है उसमें फिर सेक्शन 19 में तो कुछ खास नहीं है इसमें प्रोसीजर है इंस्पेक्टर के लिए कि इंस्पेक्टर अपनी पावर्स को किस तरह जो है यूज़ कर सकता है तो सिंपल मीनिंग ये हुई कि जो सेक्शन 19 में जो चीज़ें दी गई है जो कि प्रोसीजर फॉर द इंस्पेक्टर है इसके अलावा अगर कोई और रूल्स प्रेजेंट हो तो वो भी एग्जिस्टेड है और सेक्शन 19 के साथ साथ एक इंस्पेक्टर जो कि किसी लोकल लिमिट या किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए अपॉइंट किया गया हो सो ही एंड शी वो ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से फर्स्ट ऑफ ऑल जो है परमिशन लेगी और इसके बाद जो है क्या कर सकता है वो ये पावर अप्लाई कर सकता है फ्रॉम क्लास ए टू दी क्लास एच क्लास एच ये पावर वो अप्लाई कर सकता है दी इंस्पेक्टर्स सो क्या क्या पावर है इसकी क्लास ए में फिर ये है कि इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस वेयर एंड एनी ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड द प्लांट एंड प्रोसेसेस आर मैन्युफैक्चर्स the mean employed for standardizing and testing the drugs and all relevant record and register वो किसी भी जगह पर जहाँ पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या एक प्लांट्स हो जहाँ पर ड्रग की प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या सपोज ड्रग की टेस्टिंग वगैरह हो रही हो या रजिस्टर वगैरह मेंटेन है रिगार्डिंग द ड्रग्स तो वो उस जगह की इंस्पेक्शन कर सकता है दिस इज द क्लास ए एंड दिस इज द फर्स्ट पावर ऑफ द इंस्पेक्टर क्लास बी और सेकंड पावर ये है कि इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस किस भी प्रेमिसेस की वो इंस्पेक्शन कर सकता है वेयर एनी ड्रग इज सोल्ड और स्टॉक्ड और इज बेटर फॉर सेल जहाँ पर जो है ड्रग को ऑलरेडी या तो सेल किया गया है या एग्जिबिट किया गया है फॉर दिस सेल जिस तरह के रिटेल या होल सेल में जो ड्रग पड़े होते हैं और वो सेल के लिए रेडी होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरह की मैंने बताया होल सेलर है या ड्रग स्टोर है इन द स्टोरेज अरेंजमेंट सपोज एक हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है ड्रग पड़े हैं या इवन एट द रिटेल लेवल जो एक फार्मेसी है एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पर मेडिसिन पड़े हैं और वो एक बंदा जो है
एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जो वो मेडिसिन जो है उसके अंडर सुपरविजन में जो है वो पेशेंट्स को दी जाए. तो द क्वालिफाइड पर्सन इज ऑफ कोर्स द फार्मासिस्ट एंड द कम्युनिटी फार्मासिस्ट स्पेशली. तो वो उस जगह पर भी इंस्पेक्शन कर सकता है जहाँ पर ड्रग जो है वो सोल हो रही हो, एग्जिबिट हो रही हो, स्टॉक हो रही हो या डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, या वहाँ पर जो है उसे स्टोर किया गया हो, या आल जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स है रजिस्टर है रिगार्डिंग ड्रग उसकी भी इंस्पेक्शन या जांच पड़ताल वगैरह जो है कर सकता है. सी में फिर ये टेक सैंपल ऑफ एनी ड्रग व्हिच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. किसी भी जगह जाकर वो चाहे वो जगह जहाँ पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल हो रही हो, वहाँ से जो है वो एक सैंपल ले सकता है फॉर व्हाट, फॉर द टेस्टिंग. डी में फिर ये है कि एंटर एंड सर्च विद सच असिस्टेंस इफ एनी एज ही कंसिडर नेसेसरी एनी बिल्डिंग विजल्स आर प्लेस. इसमें सिंपल ये है कि वो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बंदे को अपने साथ लेकर जो है किसी भी बिल्डिंग या एक विजल्स है या एक प्लेस है, एक जगह है, वहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है जहाँ उसको शक हो, रीजन हो कि इस एक्ट के अंडर जो डिफरेंट प्रोविजन है इसकी वायलेशन हो रही है, in which he has reason to believe that an offense under this act or any rules has been or being committed. कि इस एक्ट में जो डिफरेंट रूल्स है या इस एक्ट में जो डिफरेंट प्रोविजंस है उसकी वायलेशन उस बिल्डिंग या विजल्स या प्लेस वगैरह में हो रही है, तो वो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बंदे को अपने साथ लेकर वहाँ पर एंटर एंड सर्च कर सकता है. इवन फर्दर फॉर में हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो दरवाज़ा वगैरह जो है या सपोज एक स्टॉपेज है उसे तोड़ भी सकता है. Call any person to be present as witness in the course of search or seizure or in connection with any other matter where the presence of witness is necessary. ई में फिर ये है कि एक जगह पर जो है विटनेस की ज़रूरत होती है तो वो किसी भी बंदे को वहाँ पर बुलाकर एज अ विटनेस ले सकता है. सपोज वो सर्च कर रहा है किसी जगह को या सीज कर रहा है, लेकिन हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि जो सीजर है या क्लोजर है किसी भी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल वगैरह को क्लोज करना, अगर वहाँ पर कोई वायलेशन वगैरह हुई है तो वो एक स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द इंस्पेक्टर है वो कर सकते हैं. हर इंस्पेक्टर ये नहीं कर सकता, वो फर्दर रिपोर्ट देगा हायर अथॉरिटी को जैसे प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को या और या लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, और उसके बाद जो है वो उस जगह की फर्दर जो है वो इंस्पेक्शन वगैरह कर सकता है या डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग दैट प्लेस. इसमें फिर ये है कि सीज सच ड्रग्स एंड ऑल अदर मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग thereof and any other articles including the registers, cash memos, invoices and bills which he has reason to believe may furnish evidence of the commission of an offense punishable under this act. फिर वो ये कर सकता है कि किसी भी जगह को वो सीज कर सकता है. किस बेस पर, इस बेस पर कि उसको पता है कि वहाँ पर इस एक्ट के अंदर या इस एक्ट के अंदर जो रूल्स बने हैं उसकी वायलेशन हो रही है, और वो किसी रजिस्टर्स, कैश मेमोज या इनवॉइसेस वगैरह को सीज कर सकता है. मीन टेम्परेरी जगह उसको क्लोज करवा सकता है. फिर ये इसमें कि provided that where the contravention in such which can be remedied, the stock shall not be seized upon undertaking in writing of the person not to sell the drugs without remedying the defect. फिर ये है कि वो सपोज इस तरह की एक डिफेक्ट वगैरह वो ये कि वो आप ठीक कर सकते हो, तो वो रिटर्न फॉर्म में उस बंदे से ले सकता है कि आप उस चीज़ को है जो है इस गलती वगैरह को जो है क्लियर करवा लें, और इसके बाद जो है आप ड्रग को सेल कर सकते हैं. इसके इससे पहले जो है विद दिस रेमेडी या विद दिस डिफेक्ट यू कैन नॉट सेल द ड्रग्स या इवन डिस्ट्रीब्यूट और स्टोर द ड्रग्स. सो अगर इस कंडीशन पर वो फिर सीजिंग वगैरह जो है नहीं कर सकता. जी में फिर ये है कि रिक्वायर एनी पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम एट एनी रीजनेबल टाइम एंड प्लेस टू गिव स्टेटमेंट assistance, information relating to or in connection with the investigation of an offense under this act or the rules. फिर ये है कि वो किसी भी बंदे को बुला सकता है कि वो इस एक्ट या इस एक्ट के अंडर जो डिफरेंट रूल्स बने उसके हवाले से उससे कोई इंफॉर्मेशन वगैरह ले इन रीजनेबल किसी भी जगह और टाइम पर जो है उससे स्टेटमेंट या असिस्टेंट या इंफॉर्मेशन ले ले किसी भी जगह के हवाले से. सपोज इन्वेस्टिगेशन वो करवाना चाहते हैं किसी जगह के बारे में कि वहाँ पर आई वायलेशन हो रही है इस एक्ट की या नहीं. So this was the regarding the G.
provided that the exemption under Section 132 and 133 of the Code of Civil Procedure 1908 shall be applicable to requisition for attendance under this clause. तो इसमें ये कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है उसके ये जो दोनों सेक्शन है इसमें जो एग्जेम्पशन है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो अगर हम सिंपली डिस्कस करें कि इंस्पेक्टर की पावर क्या क्या है तो वो किसी भी जगह जाकर जहाँ पर जग की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल हो रही हो तो तो ये चीज़ें कौन सी जगह पर होती है स्पेशली ये या तो मेडिकल स्टोर होगा या एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी या ये एक हॉस्पिटल होगा या इवन जो है और जो डिफरेंट क्वार्क्स हैं जो रोड्स वगैरह पर ये चीज़ें बेचते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। हम ये फर्दर डिस्कस करेंगे सेक्शन 23 to 26 में जहाँ पर जो है डिफरेंट प्रोहिबिशन दी गई है कि ये चीज़ें मना है। तो वो किसी भी जगह पर जाकर जो है वो वहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकता है जहाँ पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, स्टोर हो रही हो, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो या इवन वहाँ से जो है एक सैंपल ले भी सकता है। इसके अलावा जो है किसी भी विटनेस को अपने साथ ले सकता है। इसके अलावा जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से हेल्प लेकर किसी भी बिल्डिंग वगैरह में वो एंटर हो सकता है और वहाँ से सैंपल ले सकता है। इसके अलावा जो है किसी भी बंदे को बुलाकर वहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह किसी भी टाइम और किसी भी जगह पर जो है वो ले सकता है। फिर एच में फिर क्या है? So let's proceed toward the H clause. Lock and seal any factory. This is by the way very dangerous power. Lock and seal any factory, laboratory, shop, building, storehouse, godown, or a part thereof where any drug is are being manufactured, stored, sold, or exhibited for sale. वो किसी भी बिल्डिंग, लैब या शॉप या किसी भी जगह पर जो है जहाँ पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, वो वहाँ पर स्टोर हो रही हो या डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो वो उस जगह को जो है सील या इवन लॉक एंड सील कर सकता है उन सारी चीज़ों को चाहे लैब हो फैक्ट्री हो या कोई भी जगह हो जहाँ पर जो है जो दिस एक्ट या इसके अंडर जो डिफरेंट रूल्स बने उसकी कंट्रावेंशन या वायलेशन हो रही है तो उस जगह को लॉक एंड सील भी कर सकता है बंद कर सकता है। Forbid for a reasonable period not exceeding 2 weeks or such other period which shall not be more than 3 months, as the inspector may, with the approval of the Provincial Quality Control Board, the Central Licensing Board, the Registration Board, or the licensing authority, as the case may be, specify any person in the charge of any premises from removing the dispensing any drug articles other things likely to be used in evidence of the communication of an offense। सिंपल मतलब ये है कि वो किसी भी जगह को एक टाइम के लिए वो जो है वो किसी जगह को फॉरबिड कर सकता है मना कर सकता है वहाँ पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज सेल वगैरह हो रही है जो 5 या 6 डिफरेंट चीज़ें वहाँ वो रिगार्डिंग ड्रग हो रही है तो उस जगह को जो है वो फॉर सफिशेंट टाइम वो फॉरबिट कर सकता है कितने टाइम के लिए 2 वीक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या एटलीस्ट 2 वीक से अगर ज़्यादा हो तो फिर उसको जो है जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी हो वो चाहे अगर प्रोविंशियल इंस्पेक्टर है तो उसको जो है प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर फेडरल इंस्पेक्टर है तो उसे फेडरल इंस्पेक्टर से जो है फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो 3 मंथ से एटलीस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो किस जगह को जो है वो फॉरबेट करे। फिर जे में फिर ये exercise such other power as may be necessary for carrying out the purposes of this act or any rules। इसमें फिर ये है कि इंस्पेक्टर की जो पावर है इसकी लिमिटेशन नहीं है इस एक्ट में। ये इट्स क्लेरिफाई फ्रॉम दिस क्लासेस कि वो कोई और फंक्शन भी जो है वो इस एक्ट या इसके अंडर जो डिफरेंट रूल्स बने हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है कोई और पावर या कोई और जो है एक्टिविटीज भी वो कर सकता है। लेकिन provided that the power under clause F to J लेकिन F to J जो powers है shall be exercisable only by an inspector specially authorized in this behalf by an order in writing by the woman appointed him या some such condition is may specified। लेकिन F to J जो power है ये हर कोई इंस्पेक्टर नहीं कर सकता ये एक स्पेसिफाइड इंस्पेक्टर जो कि इस बिहाफ पर अथराइज्ड है वो सिर्फ कर सकते हैं या जो है गवर्नमेंट ने उसे अपॉइंट की हो। तो एफ टू जे तक कैसे पावर है? सो एफ टू जे लेट्स प्रोसीड टुवर्ड एफ टू जे। एफ में फिर ये था कि वो किसी जगह को सीज कर सकता है
जी में फिर ये था कि वो किसी भी बंदे को बुला सकता है और उसे इंफॉर्मेशन दे सकता है। एच में जो वन ऑफ द डेंजर पावर है, जो कि किसी फैक्ट्री को लॉक एंड सील कर सकता है, या इवन किसी जगह को जो है 3 वीक्स, 2 वीक्स या 3 मंथ तक जो है वो उसे फॉरबिड कर सकता है। सो दीज पावर आर गिवन टू सम ऑफ द authorized inspector, not to every inspectors. Now proceed toward the subsection 2 of the section 18, that is that was related the power of the inspectors. So here the provision of the Code of Criminal Procedure 1898, and so far as they are not inconsistent with the provision, this actually applied to searches. इसमें फिर ये कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1898 के जो वहाँ पर जो डिफरेंट प्रोविजंस है या रूल्स रेगुलेशन है, प्रोसीजर है रिगार्डिंग दी व्हाट सर्चेज एंड अरेस्ट या सीजेस के हवाले से, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। Now let's proceed toward the procedure of the power of the inspectors that is included in the section 19. So procedure for inspector, जिस तरह हमने पहले जो है डिस्कस किया कि वो इंस्पेक्टर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, उसकी जो एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन हो एक स्पेसिफाइड जगह के लिए। फिर उसकी डिफरेंट पावर्स हमने डिस्कस की कि वो किसी भी जगह पर जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बंदे को लेकर किसी भी बिल्डिंग वगैरह पर छापा मार सकता है, वहाँ से सैंपल ले सकता है, किसी भी बंदे को बुलाकर उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसके अलावा जो है वो इवन किसी फैक्ट्री वगैरह को लॉक एंड सील भी कर सकता है, एक स्पेसिफाइड लिमिट के लिए उसे फॉरबिड भी कर सकता है, सीज भी कर सकता है। सो दीज ऑल वर द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर्स। नाउ इसके लिए कोई प्रोसीजर वगैरह है, सपोज एक इंस्पेक्टर है वो किसी जगह पर वहाँ पर जो है जो इस ये ड्रग्स है या इसकी जो डिफरेंट रूल्स है इसके अंडर जो बनी है, इसकी वायलेशन हो रही है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। सपोज एडल्ट्रेटेड ड्रग है या सबस्टैंडर्ड है या मिसब्रांडेड है, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर वगैरह है। सो यस, दैट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 19, that is the procedure for inspectors. Where an inspector seizes any drug or any other articles under section 18, अगर इंस्पेक्टर कोई चीज़ जो है वो आर्टिकल्स है या कोई भी चीज़ है वो सीज कर सकता है अंडर सेक्शन 18, ही शैल टेंडर अ रिसिप्ट देयरअफ इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो वो वहाँ पर एक रिसिप्ट देगा एक स्पेसिफाइड फॉर्म में। प्रिस्क्राइब यहाँ पर अगेन इसके लिए अदर रूल्स बनाई गई हैं। द फेडरल इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड द लैब टेस्टिंग रूल्स, आई थिंक इस तरह के नाम से जो है रूल्स है वो बनाई गई है कि कौन सा फॉर्म देगा, वहाँ पर जाकर फॉर्म 8 देगा, 9 देगा, और उसके बाद जो है वो सैंपल 5 3 पोर्शन में डिवाइड करेगा एक्सेट्रा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसेक्शन 2 में फिर ये कि वेयर एन इंस्पेक्टर टेक अ सैंपल ऑफ द ड्रग्स फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट test and analysis. You should intimate such first purpose in writing in the prescribed form. Prescribed form again, इसके लिए rules बने हैं. To the person from whom he take it and in the presence of such person unless he willfully absent himself. इसमें ये सब सेक्शन 2 में कि अगर इंस्पेक्टर वहाँ पर जाकर एक सैंपल जो है वो लेना चाहता है तो वो सैंपल ले सकता है, लेकिन वो जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो उस बंदे को देगा, और इसके बाद जो है वो उस सैंपल को डिवाइड करेगा 5 पोर्शन में and effectively seed and suitably mark the game and permit such person to add his own seed. वहाँ पर जो है वो सैंपल ले सकता है सैंपल में ये, लेकिन उसे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उस बंदे को एक स्पेसिफाइड फॉर्म देनी होगी कि मैं सैंपल ले रहा हूँ और ये इस पर्पस के लिए कि मुझे शक है कि ये एडल्ट्रेटेड है, सबस्टैंडर्ड है या मिसब्रांडेड है। तो वो और फिर जो है उस सैंपल को 5 पोर्शन में डिवाइड करेगा और एक सुटेबल मार्क या सील जो है उसे ऐड करेगा। इवन वो ये भी कर सकता है कि उस बंदे को बता सकता है कि आप खुद अपना एक सील जो है उसमें ऐड कर दें। फिर provided that where the sample is taken from premises where the drug is being manufactured, अगर एक जगह है जहाँ पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उससे जाहिर सी बात है वो फार्मा इंडस्ट्री होगी। इट शुड बी नेसेसरी टू डिवाइड द सैंपल, फिर वहाँ पर वो सैंपल को 5 पोर्शन में नहीं बल्कि 3 पोर्शन में डिवाइड करेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द ड्रग इज मेड अप इन द कंटेनर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम। लेकिन एक क्वेश्चन राइज होता है, जिस तरह की हम एग्जांपल ले सकते हैं इम्प्योरिटी,
उसको अगर आप ओपन करते हो तो वो ऑलरेडी वो डैमेज होती है, उसकी स्टेबिलिटी लॉस होती है, फायरोजन की चांसेस होते हैं उसमें। तो इसमें वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि सपोज एक ड्रग है, एक कंटेनर है जो कि स्मॉल वॉल्यूम में है। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग अ सैंपल एज एफोरसेड, सैंपल को जो है आइदर 5 पोर्शन में या 3 पोर्शन में डिवाइड करने के बजाय हम जो है द इंस्पेक्टर जो है वो द इंस्पेक्टर एट द ड्रग टू बी सच दैट इट लाइक टू डिटोरिएट, be otherwise damaged by exposure shall take it 3 or 4 as the case may be of the said container are possibly marked the same and where necessary sealing them। तो इसमें सिंपल ये है कि वो इंस्पेक्टर सपोज एक जगह है, वो वहाँ पर एग्जाम्पल को 5 या 3 पोर्शन में डिवाइड करने से उसकी जो है डिटोरिएशन होती है या डैमेज होता है, तो वो इंस्पेक्टर वहाँ से 3 या 4 सैंपल ले सकता है या इवन ज़्यादा भी ले सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। फिर फर्दर ये है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंटेंट ऑफ वन कंटेनर आर इनसफिशिएंट, अगर एक कंटेनर की जो है जिसमें जो कंटेंट है वो सफिशिएंट नहीं है लैब की टेस्टिंग एंड एनालिसिस के लिए, तो इंस्पेक्टर जो है उस कंटेनर की नंबर को भी इंक्रीज कर सकता है। सपोज 10 ले सकता है, 6 ले सकता है, इन में से पूरा 6 7 ले सकता है वगैरह। फिर सब सेक्शन 3 में फिर ये है कि सो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, वो ये थी कि इंस्पेक्टर एक स्पेसिफाइड जगह पर जाकर वहाँ पर एक स्पेसिफाइड फॉर्म देगा उस बंदे को। फिर उसके बाद जो है वो सपोज वो रिटेल है, तो उस रिटेल पर जो है वो एक सैंपल लेकर 5 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज टेबलेट का एक पूरा स्ट्रिप है, तो वो उस स्ट्रिप को जो है 5 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक पोर्शन कहाँ जाएगी, दूसरी पोर्शन कहाँ जाएगी, और अगर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो उस जगह की जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकता है, या इवन अगर एग्जाम्पल को लेकर डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करने से वो डैमेज होता है तो इंस्पेक्टर 3 या 4 सैंपल ले सकता है, या इवन एक से ज़्यादा कंटेनर भी ले सकता है। फिर सबसेक्शन 3 में ये कि इंस्पेक्टर शुड रिस्टोर वन पोर्शन ऑफ अ सैंपल सो डिवाइडेड और वन कंटेनर इज द केस मे बी। आइदर वो अगर वो सैंपल है तो ठीक है, कंटेनर है तो वो भी ठीक है। To the person from whom he take it and shall remain the remainder and dispose of the same within 7 days as follow। इसमें फिर ये है कि सपोज एक इंस्पेक्टर ने एक प्रेमिसेस पर जाकर जो है एक सैंपल ले लिया है और 5 पोर्शन है वहाँ पर, तो वो एक सैंपल जो है उस 5 पोर्शन में से एक पोर्शन उस बंदे को देगा जिससे जो उसने वो मेडिसिन वगैरह या ड्रग ली हो, और जो बाकी 4 पोर्शन है वो 7 डेज में इन जो फॉलोइंग डिफरेंट मेंबर्स है इन द रिस्पेक्टिव मैनर में जो है वो डिस्पोज करेगा। किसको भेजेगा? वन पोर्शन वन सैंपल शुड बी सेंट टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट। एक तो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज दी जाएगी फॉर व्हाट पर्पस, या to be or if so specified by the provincial quality control board to the board for sending it to the national drug lab। एक सैंपल तो वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज देगा ताकि उसकी प्रॉपर टेस्टिंग एंड एनालिसिस हो जाए कि आया एडल्ट्रेटेड है या नहीं है, या इवन अगर प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने जो है एक लैब जो है एक नोटिफाइड ड्रग लैब जो है उसे ऑथराइज की हो, तो वो वहाँ पर जो है एक सैंपल भेज देगा। और सेकंड सैंपल जो है वो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, अगर प्रोविंशियल इंस्पेक्टर है तो वो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को एक सैंपल सेंड करेगा, या अगर फेडरल इंस्पेक्टर है तो वो एक सैंपल जो है वो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को भेज देगा। इसके अलावा जो है फिर फर्दर ये है कि जो थर्ड सैंपल जो है वो वारंटर्स को भेज देगा। सपोज एक तो मैन्युफैक्चरर है, दूसरा बंदा होता है जो कि उस मैन्युफैक्चरिंग की जो है वारंटी लेता है। So the third sample should be sent to the warrantor if any named under the provision to section subsection 3 of section 32। तो वो एक सैंपल जो है वारंटर को देगा। सो फर्स्ट एक सैंपल तो उसने उस बंदे को ले लिया जिससे उसने जो है वो ड्रग वगैरह ली थी। सेकंड पोर्शन उसने जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज दी फॉर द टेस्टिंग एंड एनालिसिस। थर्ड पोर्शन जो है उसने प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को भेज दी। फोर्थ जो है वारंटर को भेज दी। और फिफ्थ जो पोर्शन है द फोर्थ वी आर टेकन यू शैल सेंड टू द पर्सन फॉर फोर्टीन टू बी, और फिफ्थ पांचवा जो है वो इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर को भेज देंगे। ठीक है ना? Now let's proceed toward the subsection 4 by the way। Subsection 4 में फिर ये है कि where an inspector sees any drug containing
any filthy or putrid substance or mean, worm, rodent, insect, or any foreign matter which is visible to the naked eye, and the sample is such that it cannot or need to be avoided, he should effectively seal and suitably mark the same and permit the person from whom this he seizes the drug and to add his own seal if any and mark it and shall produce the same before the drug court. ओके ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ अब यहाँ पर ये भी है कि सपोज एग्जांपल है उसके खोलने से जो है वो अ, उसमें जो है कोई इस तरह की चीज़ है कि सपोज एग्जांपल है उसमें विजिबल वार्म है इंसेक्ट है या रोडेंट वगैरह है तो वो ये तो ऑलरेडी विजिबल है ये तो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट एनालिस्ट को विदाउट सेंड किए बगैर जो है वो खुद रियलाइज कर सकता है कि ये जो है एडल्ट्रेटेड है या सबस्टैंडर्ड है वगैरह तो वो उस सैंपल को फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट या वगैरह को जो पेड नहीं भेजेगा बल्कि वो डायरेक्ट उस पर सील लगाएगा और उस बंदे को भी बता देगा कि आप जो है खुद इस पर एक मार्क वगैरह लगा दें और वो डायरेक्टली सेंड करेगा कहाँ पर टू दी ड्रग कोर्ट जो कि सेक्शन 31 के अंडर बनी होती है जो कि ड्रग्स वगैरह या इस एक्ट और इस एक्ट के अंदर जो डिफरेंट रूल्स बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं या तो ड्रग कोर्ट में सेंड कर देगा वो सैंपल या टू द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या टू द रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो भी केस हो अगर प्रोविंशियल इंस्पेक्टर है तो कि कहाँ पर भेज देगा गवर्नमेंट पीक्यू सी बी को और फिर वो जो डायरेक्ट ड्रग कोर्ट वगैरह को भेज देगा और फिर फेडरल है तो वो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को भेज देगा Subsection 5 में फिर ये है कि where an inspector take any action under section 18 section 18 के अंदर अगर इंस्पेक्टर ने जो है वो एक्शन ले लिया है जिस तरह हमने डिस्कस किया गया सेक्शन 18 में जो है पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स थे जो डिफरेंट एड टू 7 जो पावर थे वो हमने डिस्कस किए फिर उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि कुछ पावर जो है वो एक स्पेसिफाइड इंस्पेक्टर के पास होते हैं इंस्पेक्टर के पास वो पावर नहीं होते तो सबसेक्शन 5 में फिर ये है कि इंस्पेक्टर अगर सेक्शन 18 के अंडर कोई एक्शन लेता है he shall as soon as practicable ascertain whether or not the drug contravene any of the provision of this act and if ascertain that the drug does not so contravene he shall forthwith revoke the order passed under the said section, as the case may be, taken such action as may be necessary for the return of stock seized and payment for the sample taken under intimation to the board concerned. इसमें फिर ये है कि अगर एक इंस्पेक्टर है उसने एक सैंपल वगैरह ली है लेकिन उसको बाद में पता चला कि ये इसने जो है ये जो ड्रग एक्ट 1976 या इसके अंडर जो डिफरेंट रूल्स है उसकी वायलेशन उस बंदे या उस प्रेमिसेस या सपोज हॉस्पिटल या इंडस्ट्री वगैरह ने नहीं किए तो वो जो ऑर्डर या डिसीजन या एक पावर उसने यूज की है तो वो उस पावर को वापस जो है रिट्रेन करेगा और वापस से जो सैंपल उसने लिए उस सैंपल के पैसे भी देगा या इवन कंसर्न बोर्ड को इन्फॉर्म कर देगा कि वहाँ पर कोई कंट्रावेंशन वगैरह नहीं हुई है नाउ लेट्स proceed toward the class B. If he seizes the stock of the drug, he shall as soon as may be inform the board concerned and it take order to the custody thereof. अगर उसने जो कोई ऑर्डर सीज किया है कोई ड्रग वगैरह को तो वो जो रिस्पेक्टिव बोर्ड है उसको इन्फॉर्म कर देगा प्रोविंशियल है तो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को इन्फॉर्म कर देगा फेडरल है तो वो किसको इन्फॉर्म कर देगा Central Licensing Board को Registration Board को provided that where a federal inspector is not competent to take action under section 30 अगर federal inspector section 30 के अंडर कोई एक्शन वगैरह नहीं ले सकता सेक्शन 30 में बाय द वे हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें फीचर वगैरह से हवाले से कुछ प्रोविजंस है so let's proceed first of all toward the section 30 the federal inspector क्यों वहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकता so it's 29 this is the 30 by the way दिस इज दी रिगार्डिंग द कॉग्नाइजेंस ऑफ एन ऑफेंस के ऑफेंस को जो है कौन रियलाइज करेगा आया ये जो है ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है तो ये कौन रियलाइज करेगा आइदर फेडरल इंस्पेक्टर रियलाइज करेगा आइदर दी प्रोविंशियल इंस्पेक्टर रियलाइज करेगा लेकिन कुछ कंडीशन में हम वापस चलते हैं कि सपोज फेडरल इंस्पेक्टर जो है वो एक्शन नहीं ले सकता रिगार्डिंग दी रिगार्डिंग द सेक्शन 30 तो फिर क्या करेगा let's proceed toward if he seizes the stock of the drug यहाँ जो कि यहाँ पर थी he should as soon as practiced by certain के contravene in the provision of this act
जो कि यहाँ पर क्लास बी में provided the federal inspector is not competent to take action under section 30. अगर federal inspector section 30 के अंडर मीन किसी realization नहीं कर सकते कि आया offense हुआ है इस एक के अंडर या नहीं हुआ है, each of the students may be report the matter and hand over the stock if any to the prevention inspector. तो वो जो स्टॉक वगैरह है वो सब सारी चीज़ें किसको देगा, प्रिवेंशन इंस्पेक्टर को देगा. सबसेक्शन 6 में फिर ये है कि द प्रिवेंशन इंस्पेक्टर on finding any contravention unless the board otherwise direct always. प्रोविंशियल इंस्पेक्टर ऑलवेज जो है को केस जो है रेफर करेंगे किसको, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को, और फिर जो है वो डिसीजन लेंगे. सबसेक्शन 7 में फिर ये है कि फेडरल इंस्पेक्टर ऑलवेज केस रेफर करेगा किसको, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को और एनी अदर अथॉरिटीज जो कि ऑलरेडी स्पेसिफाइड हो. इज इट क्लियर नाउ? So this was regarding the women analyst, the inspectors, the power of the inspector, जो कि 18 में था, 19 में फिर procedures थी उसकी. और now we proceed toward the section 20. This is regarding the person bound to disclose place where drug are manufactured are kept. So इसका सिंपल मीनिंग है कि एक बंदा है उस वो वहाँ पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात ये इंडस्ट्री हो गई, या केप्ट ये रख रहा है, सपोज दिस इज द रिटेल फार्मेसी. Every person for the time being in charge of any premises where any drug is being manufactured or kept for sale or distribution. इसमें सिंपल ये सेक्शन 20 में कि अगर कोई बंदा है वो इंचार्ज है किसी प्रेमिसेस का जहाँ पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन या सेल हो रही है, और एक इंस्पेक्टर आ गया तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है कि वो इंस्पेक्टर के साथ कोऑपरेट करे कि वो उस जगह को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे. मीन वो डिस्क्लोज कर सकता है किस चीज़ को, वहाँ पर जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जहाँ पर उसने ड्रग वगैरह जो है रखे हुए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन और सेल. सेक्शन 20 में यही था. Section 21 में फिर ये कि disclosure of the name of the manufacturers. Every person not being the manufacturer of a drug or his agent for the distribution thereof, if so required by the inspector, to disclose to him the name, address, and other particulars of the what manufacturers or other person from whom he acquired the drug. अगर इंस्पेक्टर को जो है वो रिक्वायर है कि किसी जगह पर जाकर उसने इंस्पेक्शन की है, सपोज वो हॉस्पिटल्स है या इवन एक रिटेल फार्मेसी है या इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है अगर वो खुद इंचार्ज नहीं है वहाँ पर, तो वो एटलीस्ट उस बंदे को चाहिए कि वो इंस्पेक्टर को बता दे नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ दैट पर्सन जो कि वहाँ पर इंचार्ज है उस जहाँ से उसने जो है वो नेम ऑफ दैट पर्सन जहाँ से उसने वो ड्रग ली है, नेम एड्रेस और वगैरह जो है वो इंस्पेक्टर को बताने के पाबंद है वो. सेक्शन 21 में फिर यही था. सेक्शन 22 में फिर ये है कि रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंट एनालिस्ट. इसमें से हम ये डिस्कस करेंगे कि सपोज ड्रग इंस्पेक्टर ने एग्जाम्पल ले ली किसी जगह से और वो सेंड की किसको, दी गवर्नमेंट एनालिस्ट को. तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट उस सैंपल को प्रॉपरली एनालाइज करे, टेस्ट करे और वापस भेज दे उस सैंपल के जो रिजल्ट्स है वो आइदर प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को भेज दे या इवन टू दी इंस्पेक्टर को जो है उसमें उसको एक डुप्लीकेट में जो है एक कॉपी भेज दें. तो अब हम उसकी प्रोसीजर डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट की. Subsection 1 फिर ये है कि the government analyst from a sample of any drug is being submitted for test and analysis under section 3 of section 19 shall deliver to the inspector submitting it signed report in for duplicate in the prescribed font and borrow one copy direct to the authority as may be prescribed. इसमें फिर ये कि गवर्नमेंट एनालिस्ट को सपोज एक इंस्पेक्टर ने एग्जांपल भेजी किस बेस पर, सेक्शन 19 के सब सेक्शन 3 के बेस पर. तो वो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसकी प्रॉपर एनालिसिस या टेस्टिंग करवा कर एक डुप्लीकेट फॉर्म में जो है वो इंस्पेक्टर को या कोई और अथॉरिटीज है उसकी जो रिजल्ट है कंक्लूजन वगैरह वो भेज सकता है. Subsection 2 में फिर ये है कि the government analyst as far as may be shall submit the report referred to in subsection 1 within 60 days. और ये कब करेगा गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये within 60 days करेगा. सपोज मैंने फरवरी में जो है मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैंने फरवरी में जो है किसी जगह से एग्जाम्पल ले ली और वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को सेंड कर दी, तो वो गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो विद इन 60 डेज में वापस मुझे जो उसकी कंक्लूजन रिजल्ट वगैरह वो बता दें of the receipt by him of the sample of the drug, and if he is not able to do so, अगर वो 60 days में या 2 महीने में वो नहीं कर सकता due to some any reason for reason beyond his control, shall communicate the reason to the inspector in writing. तो वो reason written from the inspector से communicate करेगा and shall endorse its copy to the
और उसकी कॉपी जो है किसको देगा, central licensing board को, registration board को, या provincial quality control board को. Who shall have the sample tested from the sample or any other government analyst. वो तो either या उस sample को जो है खुद टेस्ट करेगी किसी जगह से, या किसी और government analyst या किसी और government drug testing lab से वो टेस्ट कर देगी, या इवन जो गवर्नमेंट की किसी इंस्टीट्यूशन की जो लैब्स है जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई की, तो वहाँ से भी वो फिर ड्रग की टेस्टिंग या एनालिसिस करवा सकते हैं. एंड शो ensure the receipt of results of such test and analysis within further period as may be prescribed. और उसकी रिपोर्ट जो है फर्दर जो रूल्स में जो स्पेसिफाइड टाइम है उसमें इंस्पेक्टर को देनी चाहिए. सबसेक्शन 3 में फिर ये ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट, अगर सपोज गवर्नमेंट एनालिस्ट ने जो है क्वाड्रुप्लिकेट में जो है उस टेस्ट या एनालिसिस की जो रिपोर्ट है वो इंस्पेक्टर के वापस भेज दी कि सपोज आपने ये ड्रग भेजी थी, इसकी टेस्टिंग या एनालिसिस मैंने की है, और अब जो है इसकी जो डिफरेंट जो विजिबल या एनएमआर वगैरह की टेस्टिंग के बाद मुझे ये कंक्लूजन वगैरह मिला है, तो वो इंस्पेक्टर फिर क्या करेगा, इंस्पेक्टर शल डिलीवर वन कॉपी देयर टू द पर्सन फ्रॉम हूम द सैंपल वाज टेकन. तो फिर अगेन इंस्पेक्टर एक कॉपी उस बंदे को देगा जहाँ से उसने ड्रग ली थी, एंड फॉरवर्ड वन कॉपी टू द वारंटर, एक कॉपी जो है वो वारंटर को देगा. इसके अलावा जो है वो फिर और एक कॉपी सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को या प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को देगा. एंड और फोर्थ वाली कॉपी है, retain the fourth copy for use in any prosecution for any other purposes, वो अपने साथ रखेगा. Subsection 4 में फिर क्या है, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any document purporting to be a report signed by the woman analyst and then filed with the body shall be admissible as evidence of the fact stated therein without formal proof as such evidence shall be conclusive. फिर इसमें ये है कि सपोज एक वुमेन एनालिस्ट ने जो है टेस्टिंग या एनालिसिस की है या किसी और नोटिफाइड लैब ने जो है एक ड्रग वगैरह की टेस्टिंग वगैरह की है, तो वो एज अ कंक्लूसिव रिजल्ट जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं. अनलेस द पर्सन फ्रॉम होम द सैंपल वाज टेकन, अनलेस अगर जिस बंदे से वो सैंपल वगैरह या वारंटर से दी है वो विद इन 30 days उसको जो काफ़ी मिल गई है जो कि इंस्पेक्टर ने उसको वापस भेज दी हो, या सपोज प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने सेंट्रल बोर्ड ने उसको भेज दी कि आपने ये वायलेशन की है, तो वो विद इन 30 days जो है वो अपील कर सकता है टू दी बिफोर विच any proceeding in respect of the sample. A copy of the report notified and written to the inspector या provincial quality control board in the case may be emergency board registration board of the court before, वो उस बंदे को वापस विद इन 30 days जो है वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है बिफोर विच एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द sample pending and intend to reduce and contamination of the report. सिंपल मतलब ये सेक्शन सबसेक्शन 4 का कि एक जो जिस बंदे को इंस्पेक्टर की जानब से वापस जो रिपोर्ट मिले उस ड्रग वगैरह की टेस्ट या एनालिसिस की, तो वो विद इन 30 days वापस जो है उस अगेन जो है वो अपील कर सकता है, किसको, रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसको अपील कर सकता है. अदरवाइज वो जो टेस्ट या वगैरह है वो कंक्लूसिव रिजल्ट